बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, आप देख ही रहे हैं फीफा फीवर जो है सर चढ़ कर बोल रहा है और ऐसे ज़बरदस्त सेमीफाइनल्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अफसोस हुआ, जो फ्रांस की टीम थी, एम्बापे की टीम थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट वर्ल्ड कप में जो दो टीमें आमने सामने आई थी शायद अब भी वही टकराने वाली हैं, लेकिन स्पेन ने 16 साल बाद जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया है और अब वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं। स्पेन के सामने कौन होगा आज पता चल जाएगा। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का भी मैच है, मेसी क्या स्पेन का मुकाबला करेंगे ये देखना भी बाकी है। एम्बापे दौड़ से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा मौसम का भी हाल आप देख ही रही हैं। मौसम का हाल बड़ा खूबसूरत है, ख़ास तौर पर पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें तो सुबह सवेरे हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है बहुत सारी जगहों पर। कल शाम से मौसम बड़ा खूबसूरत और बेहतर रहा। बहुत सारी जगहों पर आंधी थी और उसके बाद फिर बारिश हुई। कई जगहों पर कल से बारिश हो रही है, आज सुबह तक बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर में भी फ़र्क है। मौसम बेहतरीन है। अल्लाह ताला ये बारिश फिर वही दुआ कि ये रहमत की ही रखे, जहमत की बारिश ना बनाए, वरना बहुत सारे लोगों के लिए इससे एग्जैक्टली मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सारे जानी और माली नुकसान का अंदेशा भी होता है। तो ये जो बारिशें हैं ये रहमत की ही रहें। और जनाब, ज़रा आगे बढ़ते हुए अब कुछ बात कर लेते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो ये कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ जो कशीदगी है वो बढ़ रही है और अमेरिका ने ईरान भर में मुसलसल चौथे दिन भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी फिर शुरू है और खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ अमेरिकी नाकाबंदी की जद में हैं। मशरक़ वस्ता में अमेरिकी बहरिया के 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ तैनात हैं और अमेरिकी फ़ौज के सैकड़ों जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता में सरगर्म हैं। जवाब में फिर ईरान ने बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमला किया है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम सफारती हदें पार करते हुए आपना हुर्मुज़ पर कब्जे करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि ईरान की बहरी नाकाबंदी की जा रही है जो किसी भी बमबारी से ज़्यादा तबाहकुन साबित होगी। उन्होंने खुद को गार्डियन एंजल करार देते हुए खबरदार किया था कि अमरीका अब आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर कार्गो जहाज़ से 20% सिक्योरिटी फ़ीस वसूल करेगा, मगर 24 घंटे बाद वही अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा था कि आपना हुर्मुज़ ईरान के अलावा तमाम जहाज़ों के लिए खुली रहेगी और ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। मशरक़ वस्ता में ईरान के खौफ का दौर ख़त्म हो चुका है। उनके बकौल खित्ते के ममालिक अब ज़्यादा मुत्तहिद हो रहे हैं और सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि जो खलीजी रहनुमा हैं उन्होंने फ़ीस के बजाय अमरीका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश की है। और उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने वाइट हाउस में इराक़ी वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, ईरान की कमज़ोर पड़ती ताकत और आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर खुलकर इजहार ख्याल किया गया। और मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान की फ़ौजी ताकत 4 माह पहले के मुकाबले एक मामूली हिस्सा रह गई है। ईरान ने पहले हमला किया जो उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया है कि अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। और उधर ईरानी सदर ने टीवी पर जारी अपने एक बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानबाजी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी सदर का ये भी कहना था कि हम अपने इक़दाम से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मिन्हास मजीद साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ये जो करंट सिचुएशन है जिसका अभी हमने किसी हद तक अहाता किया है, जो जंग के बादल एक बार फिर से मंडलाने लगे हैं, आपको लगता है कि ये जो आपकी सूरत हाल है एक बार फिर से फुल स्केल वॉर की तरफ हालात बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं समझती हूँ कि ये जो कशीदगी है MOU जब इन्होंने उसके ऊपर दस्तखत कर लिए और फिर एकदम से ईरान ने जो बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला किया और फिर अमेरिका का जो रिएक्शन था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ पेचीदा सी हैं। देखें,
एस्केलेशन में या कशीदगी में इजाफा हुआ है। लेकिन जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि अमरीकी सदर ने पहले कहा था कि वो अब नाए हुर्मुज़ के ऊपर कब्जा करके और यहाँ से जितने भी बहरी जहाज जाएंगे या टैंकर्स जाएंगे तो उनसे वो महसूल वसूल करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने उसी बयान को वापस ले लिया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि चीजें कुछ वाज़ेह नहीं है। एस्केलेशन हो रही है, कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अमरीकी सदर के बयानात जितनी जल्दी बदलते हैं। ईरान जो है, ईरान मेरे ख्याल में उनको अपनाए हुर्मुज़ एक ऐसा हथियार मिला हुआ है कि जिसको वो समझते हैं कि उससे पूरी दुनिया की माशी हालत को वो कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर अमेरिका जैसे कि इन्होंने अभी एक नई जो पेशरफ्त हुई है कि उन्होंने जो ड्रोन किश्तियां इस्तेमाल की है, ये पहली दफ़ा इन्होंने इस्तेमाल किया है ईरान के बहरी जहाज के ऊपर। इससे पहले इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की थी। तो कशीदगी बढ़ भी रही है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में दोनों ममालिक चाहते हैं, बल्कि अमेरिका ज़्यादा चाहता है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि कल ही अमेरिकी सेनेट ने जो $1 ट्रिलियन का जो दिफाई बजट है ब्लॉक कर दिया है। और ये सिर्फ डेमोक्रेट्स ने नहीं किया, इससे पहले 4 रिपब्लिकन्स ने भी जंग की मुखालफत की थी, और अभी 2 जमाती मुतफ़क़ा फैसला जो है वो यही है कि ईरान की जंग जो है वो गैर ज़रूरी थी और इस जंग को बंद होना चाहिए। डॉक्टर मिनाज, ये भी इस वक्त ये भी बताइएगा, आपने कहा बयानात वापस ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में इसका चर्चा बहुत है, मीम्स भी बहुत हैं कि किस तरह से वो एक रात में एक बयान देते हैं, दूसरी रात में दूसरा बयान आ जाता है। आपको लगता है कि इससे जो अमरीकी स्टांस है उसकी वनरेबिलिटी का पता चलता है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा उनके हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर जो हमला किया गया, हमने देखा कि वो खुद कॉन्विक्ट हुए एक केस में स्टॉर्मी डैनियल्स के, और फिर अब जो इस जंग से पहले की सूरत हाल थी उसमें एक हीरो की तरह दिखाई दे रहे थे जो जंगें रुकवा रहे थे, लेकिन जब वो खुद जंग में गए तो अपने मैंडेट के खिलाफ चले गए। आपको लगता है कि इसने डेंट डाला है, जो एक इमेज है वो टार्निश हुआ है यूएस का पूरी दुनिया में? इसके ऊपर तो मैं समझती हूँ कि सबकी राय यही है, जितने भी तज्ज़िया-निगार हैं, चाहे वो अमेरिकी हों या दुनिया के किसी भी हिस्से से हों, सब यही समझ रहे हैं कि अमेरिका का जो एक सुपर पावर का इमेज था वो प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी की वजह से टार्निश हुआ है। किस तरह से कि देखें, खलीजी ममालिक सारे उनके इत्तेहादी थे, वहाँ पे अमेरिकी अड्डे थे, फौजी अड्डे थे, अमेरिका का उनके ऊपर असर व रसूख था। इसी तरह सऊदी अरेबिया को देख लें, अगर उन के ताल्लुकात की हम बात करें तो वो उनका एक स्ट्रेटेजिक अलाय था मिडल ईस्ट में। लेकिन इस जंग में सारे एक ही बात पे मुत्तफिक हैं, या सोच उनकी यही है कि अमेरिका जो है अब उनकी हिफाजत नहीं कर सकता है, और वो उनको एक गैर ज़रूरी जंग में, जो उनकी जंग नहीं थी, उसमें अमेरिका ने घसीट लिया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका का जो इमेज था वो बहुत हद तक जो है वो ख़राब हो चुका है। ठीक। डोमेस्टिकली भी अगर आप देखते हैं, लोग जंग से तंग हैं। हालांकि अमेरिका के फौजियों की इतनी अमवात नहीं हुई हैं जितनी कि ईरान में सिविलियन पॉपुलेशन की हुई है, या ईरान को माशी तौर पे उन्होंने एक तरह से बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में भी हालात सम नहीं है। वहाँ पे भी अगर हम लोग देखें, इन्फ्लेशन ज़्यादा है वहाँ पे, बावजूद इसके कि सेंटकॉम कह रहे हैं कि ईरान की फौजी सलाहियत को हमने इन 4 दिनों में ख़त्म कर बहुत कमज़ोर कर दिया है। इसके बावजूद भी अमेरिका का जो मिलिट्री बजट है, दिफाई बजट है, उसके ऊपर वहाँ पे एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर में कशमकश जारी है, कशीदगी है, वहाँ पे लोग जंग नहीं चाहते हैं। सो और फिर देखिए, यूरोपियन ममालिक जो थे उनके सबसे करीबी इत्तेहाद,
अभी वही यूरोपियन ममालिक, आप इटली की मिसाल देख लें, इस तरह स्पेन की मिसाल देख लें, फ्रांस का यही मौकफ जी। था। जर्मनी को अगर हम लोग देखते हैं, बरतानिया उनका बहुत सदियों दहाइयों से उनका इत्तेहादी है। उन्होंने इस जंग में बिल्कुल अमेरिका को साफ और वाज़ेह जी हाँ। अल्फाज में कहा, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो राइट। ये जाहिर करता है कि अमेरिका का जो एक असरो रसूख था वो अब वो नहीं रहा जो ठीक है। प्रेसिडेंट तो डॉक्टर साहिबा, जिस तरह अभी आपने बात की पहले भी कि ये जो सदर ट्रंप के बयानात हैं, उनसे लगता है कि शायद जो मामलात हैं इतने ज़्यादा वर्स नहीं होंगे या फुल स्केल वॉर की तरफ नहीं जा रहे। क्या लगता है आपको कि बार बार उन्हें जताना या बताना क्यों पड़ रहा है कि उन्होंने अभी तक क्या किया है और वो आगे क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये कोई नई स्ट्रेटजी है कि जो रिवायती दबाव है ये बढ़ाया जाए और फिर जो मैक्सिमम प्रेशर है क्रिएट किया जाए? क्योंकि मुज़ाकरात की अगर बात करें तो उस टेबल पर तो ऑलरेडी दोनों फरीकैन बैठे हुए थे और टेक्निकल तर्ज के जो मुज़ाकरात थे वो हो रहे थे। आपको लगता है दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान और कतर जो अभी भी बैकडोर मामलात हैं उनको सुलझाने में कोशां हैं, तो आगे चलकर ये दोनों मीडिएटर्स भी कामयाब हो जाएंगे और एक बार फिर से किसी नए मुआहदे की गुंजाइश बाकी बची है? हम इस हकीकत को मैं ये कहूँगी कि रद्द नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में आप ये देखिए कि डोमेस्टिक प्रेशर भी है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबी जो है उनका प्रेशर भी है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि MOU जब एक दफ़ा उसके ऊपर दस्तखत हो चुके थे, ईरान की तरफ से जो पेशरफ्त हुई है या जो उन्होंने अटैक किए हैं, मेरे ख्याल में वो एक तरह से इसको मैं एक मिसकैलकुलेशन कहूँगी ईरान की, कि उन्होंने वो MOU को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो पहले भी धमकियां देते रहे थे बावजूद इसके कि MOU साइन हो चुका था। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर मिनाज। मिसकैलकुलेशन ही है क्योंकि 60 दिन के लिए तो उन्होंने चार्ज तो कोई नहीं करना था, सिर्फ इस रेट को बरकरार रखने के लिए कि जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरे हमारे नॉलेज में होना चाहिए। और उस दौरान जब आखिरी रसूमात चल रही थी, जिसके हवाले से ये बात की जा सकती थी कि आखिरी रसूमात के दौरान हमने कोई हमला नहीं किया, सिर्फ वार्निंग करके जारी किया जा सकता था। मिसकैलकुलेशन तो थी उनके पार्ट पे, लेकिन मिसकैलकुलेशन आपको अमेरिका के पार्ट पर भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये तो हमें नज़र आया कि अहदाफ तो हासिल नहीं कर सके वो कोई भी। और अब भी ये कहा जा रहा है कि उनकी जो जंगी सलाहियत है वो बहुत कम रह गई है, एक फ्रैक्शन रह गई है। तो आपको लगता है कि इस वक्त भी मिसकैलकुलेशन दूसरी जानिब से, दूसरे फरीक की जानिब से भी जारी है? मैं नहीं समझती हूँ कि अमेरिका की तरफ से मिसकैलकुलेशन का कोई इस तरह से असर है या वहाँ पे मिसकैलकुलेशन है। क्योंकि देखें, अमेरिका ने ये जंग जो थी अमेरिका की नहीं थी, इजराइल के कहने पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कदम उठाया। दूसरी ईरान की अगर हम बात करें, फौजी सलाहियत यहाँ पे मेरे ख्याल में हमें इतनी असर वाली नहीं लग रही। यहाँ पे आप जिस तरह से ईरान ने मज़ाहमत की उसको आपने देखना है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। आज तक आप मिस्र को देख लें, आप यमन को देख लें, शाम को देख लें, वहाँ पे जो भी उन्होंने कार्रवाई की उन्होंने इस तरह से उसका जवाब नहीं दिया है जिस तरह के ईरान ने डट कर मुकाबला किया है। और ये दुनिया के लिए एक बहुत हैरत की बात थी। तो यहाँ पे फौजी सलाहियत से ज़्यादा उनकी जो लीवरेज थी और वो थी अबनाए हुर्मुज़, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को एक फिक्र में मुब्तला कर दिया कि ये अब एक माशी जंग हो रही है जिसमें ईरान जो है एक तरह से अपर हैंड है उसका। और उनकी जो मिसाइल्स की जो स्ट्रेटजी थी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे उनके, वो आप लेवरेज के तौर पर नहीं देखती हैं? देखिए, अमेरिका की मैं मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ। अमेरिका की फौजी सलाहियत ज़्यादा है, लेकिन उस फौजी सलाहियत ने ईरान को तोड़ा नहीं है। वहाँ पे रिजीम चेंज वो नहीं लाए हैं। पूरी दुनिया की जो एक तरह से मैं कहूँगी कि सॉफ्ट कॉर्नर था वो ईरान के लिए था, और हर कोई अमेरिका को एक एग्रेसर के तौर पे पेश कर रहा था। लेकिन अमेरिका की सलाहियत यहाँ पे फौजी बहुत ज़्यादा है।
बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो बयानात बदल रहे हैं उसको हम मिसकैलकुलेशन नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसको आप मिसकैलकुलेशन कह सकते हैं कि उनको ईरान की भरपूर मुज़ाहमत का इतना अंदाजा नहीं था। समझ रहे थे कि विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में वो ईरान रिजीम को चेंज कर ले। रिजीम चेंज वहां पे हो जाएगी, उसको मजबूर कर देंगे और यहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमत ला जी हाँ। सकेंगे। Right. सो अगर मिसकैलकुलेशन है, अदरवाइज वहां पे मिसकैलकुलेशन मेरे ख्याल में ठीक है। इतनी नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयानात जो हैं वो हमें इस बात पे फिर थोड़ा सा मजबूर कर देते हैं कहने के लिए कि अमेरिका में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, खासकर चलें। प्रेसिडेंट ट्रम्प। दुरुस्त। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिन्हास मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थी, जो करंट सिचुएशन है उसको डिस्कस कर रहे थे। हम अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको बताते हैं कि जद्दा फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक आज मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:26 और 44 सेकंड पर सूरज खाना काबा के ऊपर 90 डिग्री के जाविये पर होगा। और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर देखा जाए तो दिन के 2:26 और 44 सेकंड बनते हैं, जिस पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। और ये भी वाज़ेह रहे कि साल में 2 बार सूरज खाना काबा के ठीक ऊपर आता है। और ये एक ऐसा मुनफरिद लम्हा है जिसके ज़रिए दुनिया भर के लाखों मुसलमान कंपस या मोबाइल ऐप्स के बग़ैर भी इंतहाई दुरुस्तगी के साथ क़िबले की समत मालूम कर सकते हैं। तो आज 2:26 और 44 सेकंड पर आप काबा की जो समत है वो देख सकते हैं, क्योंकि खाना काबा के ऐन ऊपर सूरज होगा तो उसका तयन किया जा सकेगा। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। तफसीलन बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। 23वें एडिशन के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दे दी है, जिसके साथ ही स्पेन की टीम 16 बरस बाद मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। और पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ 2-0 से ये कामयाबी हासिल की है, जिसके बारे में हमने बात करनी है। बात करने के लिए सादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है, कौमी फुटबॉलर है। साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? साथ सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा अपसेट था ये? बहुत बड़ा अपसेट था। आई मीन के 94% लोग यही बता रहे थे, जितने भी लेजेंड्स हैं, जितने भी फूडकास्टर हैं, जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं, वो यही बता रहे थे कि 94% फ्रांस जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे और वो वर्ल्ड कप के लिए जो है वो वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट हैं। और आई मीन जिस तरह स्पेन ने डोमिनेट किया है फर्स्ट मिनट से लास्ट मिनट तक, और इनकी चारों लाइन जो फॉर्मेशन ऑफ इनकी लाइंस हैं उनको स्ट्रगल करवाया है, यकीन करें कि वो बहुत ही बड़ा अपसेट था। अच्छा, तो फ्रांस की कहाँ पर आपको लगा कि कहाँ कोताही रह गई? मुझे यही लगा, देखें वो जो देखें अटैक तो सभी कर रहे थे और डिफेंस सभी कर रहे थे, जो खासकर एनर्जी के साथ जो अटैकिंग थी वो स्पेन की बहुत ही अच्छी रही, और जो ले कर रहा था वही लो एनर्जी उन्होंने शो किया है। और खासकर इनकी जो खासकर इंडिविजुअल ब्रिलियंसी थी, जो हम बता रहे थे कि एम्बापे हैं, देम्बेले हैं, डू है और इनके ओलेसे हैं, वो प्लेयर्स हैं जो क्रिएटिव प्लेयर्स हैं। उनको अगर एज ए इंडिविजुअल बॉल मिलेंगे वो कुछ कर पाएंगे। और उनको यही, आई डोंट नो कि उनको किसने बताया था कि आप एज ए इंडिविजुअल जो है आप प्रेसिंग में बहुत अच्छे हैं, प्रेस में ये अच्छे नहीं है। पहले 15 मिनट में स्पेन ने यही बॉल पोजीशन कीप करने की कोशिश की है। वो इंडिविजुअली जो है प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, वो पीछे नहीं देख रहे थे, स्कैन नहीं कर रहे थे अपने प्लेयर्स को, अपने पिच को, कि मेरे पीछे कवर भी है, बैलेंस भी है, कॉम्पैक्टनेस भी है टीम के, क्या नहीं है। उन्होंने यहाँ पे अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट की है, इसलिए फिर बाद में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल। साथ ये भी बताइएगा कि एम्बापे की सूरत हाल क्या रही? यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले जो हैं वो खिलाड़ी थे और गोल सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने इस वर्ल्ड कप के दौरान किए, लेकिन कल हमें आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दिए, कोई भी गोल नहीं दाग सके, पेनल्टी किक भी मिली। जी बिल्कुल, देखिए जब टीम स्ट्रगल कर रही होती है तो आपकी जो खासकर जो आपकी प्लेयर जो हैं, जो आपकी स्टार प्लेयर होते हैं, जिस पे आप डिपेंड कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ करेगा, तो कल वो बहुत ही खुद भी शौक था और इनके स्पेक्टेटर्स भी शौक थे, इनका कोच भी शौक था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और वो खुद उसको समझ नहीं आता आखिर मिनट तक कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ और मेरी टीम क्या कर रही है। वो खुद कंबाइन नहीं हो पा रहे थे। तो क्या प्रेशर ले लिया हमें बताइएगा साथ कि स्पेन का एक तो स्पेन का प्रेशर ले लिया, क्या पहले हाफ में जब गोल हो जाए तो उसके बाद डेफिनेटली प्रेशर बिल्डअप तो होता है ओपोनेंट के ऊपर?
जी देखिए, ये तो वर्ल्ड फुटबॉल है। वर्ल्ड फुटबॉल में अगर आपने इतनी बड़ी स्टेज पे खेलना, इतनी बड़ी स्टेज पे आप खेल रहे हैं और आप सेमीफाइनल में आप compete कर रहे हैं एक ऐसी टीम के साथ कि वो 2010 और 2008 से वो एक गोल्डन जनरेशन है, होता हुआ रहा है अंडर 17-16 से। तो आपको तो पता होना चाहिए कि अगर गोल लगता भी है तो हमने कमबैक करना है। लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा अभी ये 2-0 से ये हार रहे थे और 2-0 के बाद एम्बापे ने 2 गोल मारा है अर्जेंटीना के अगेंस्ट, तो वो ड्रॉ खेले हैं, उन पेनल्टीज पे हार गए। आई मीन कि इस इवेंट में भी देखो, कल आपकी मैच चल रहे थे और आपको एज ए टीम जो कंबाइन नहीं हो पा रहे थे। और फॉर द फर्स्ट टाइम सॉरी टू से कि मुझे 1960s 2 सिस्टम ऑफ प्ले फुटबॉल देखने को मिली है कि स्ट्राइकर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, डिफेंडर और मिडफील्डर जो अपना काम कर रहे हैं, और क्रेडिट गोज टू द मिडफील्डर ऑफ द स्पेन, क्योंकि वो इतनी अच्छे डोमिनेट कर रहे हैं। फुल बैक जो वो मिडफील्ड को इतना अच्छा पॉपुलेट किया, डोमिनेट किया कि उनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन होने नहीं दिया। यानी आप कहते हैं कि स्पेन पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें, आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, आपस में टीम की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी और वापस जो है एक इमेज की वजह से, चुके पहले हाफ में गोल हो चुका था, फ्रांस कम बैक नहीं कर सका। लेकिन वही कम बैक हमने देखा इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच में, जहां पर 2 गोल दागे जा चुके थे, उसके बाद आखिरी 15 मिनट में 3 गोल किए गए। तो आपको लगता है कि लोगों की जितनी भी तनकीद थी कि जी मैच फिक्स था, इस तरह की बातें थी, उसके बावजूद ये मैच जिसमें 3 गोल उन्होंने मुसलसल एक के बाद दूसरे किए, वो उनके खिलाड़ियों की बदौलत था? जी बिल्कुल, देखिए लास्ट में इस मैच और उस मैच की डिफरेंस ये थी कि हमने देखा है कि अगर उन्होंने, इजिप्ट ने फर्स्ट हाफ में 2 गोल किए हैं और सेकंड हाफ में अर्जेंटीना ने डोमिनेट किया और बॉल पोजीशन कीप करने की कोशिश किया, और हमेशा उन्होंने उनकी थर्ड, खासकर इजिप्ट की थर्ड यूज करने की कोशिश की है। और फ्रांस और वर्सेस स्पेन में लास्ट मिनट तक हमें ये नहीं लगा कि फ्रांस जो है गोल कर लेंगे और या बॉल पोजीशन कीप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन करें, जो हमने एवरेज निकाला है 4 से 8 सेकंड में स्पेन ने उससे बॉल पोजीशन जो वापस रिकवर की है। जब आप 8 सेकंड अपने पास बॉल नहीं रख सकते तो आप कैसे गोल कर सकते हैं? तो 8 सेकंड आप अपने पास बॉल नहीं रख सका, और नहीं उन्होंने स्पेन की जो थर्ड है, खासकर जो रेड जोन है, उनको हमें लगा ही नहीं कि वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसे तक वो स्ट्रगल करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, ये तो हमने जिक्र कर लिया। जो दूसरा सेमीफाइनल आज होना है, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, इसमें किसको देख रहे हैं? मेसी फैंस का अपना एक तरफ वो चल रहा है कि भाई फाइनल में हम ही जाएंगे, अर्जेंटीना जाएगी। आपके ख्याल में परफॉर्मेंस बेस्ड अगर बात करें तो लग रहा है आपको कि अर्जेंटीना फाइनल में होगी मद्दे मुकाबिल स्पेन के? परफॉर्मेंस बेस अगर बात की जाए, इस वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रेदर देन अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के लिए आज भी वही मेसी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अभी हमने अर्लियर मेंशन किया है कि लास्ट मैच अगेंस्ट इजिप्ट भी मेसी की वजह से उन्होंने कमबैक किया है, तो इसको मेसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अभी आपके सामने इजिप्ट नहीं खेल रहा, आपके सामने इंग्लैंड खेल रहा है, और इंग्लैंड में इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स अगर देखा जाए सबसे महंगा तरीन और वसी प्लेयर जो है वो इंग्लैंड पर मुश्तमिल है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अगेंस्ट इंग्लैंड खेल रहे हैं, मेसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एज अ टीम अगर अर्जेंटीना परफॉर्म करेंगे तो जीत सकेंगे, अदरवाइज इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड हैज द एबिलिटी टू विन दिस। बिल्कुल ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है आज का जो मैच है कौन जीता। लड़ाई तो हम देख ही रहते हैं इनकी फैंस के बीच में हो रही है, तो आज इंग्लैंड के और जो अर्जेंटीना के फैंस है वो शायद आपस में लड़ेंगे, क्योंकि एम्बापे तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गए हैं, उनका जादू नहीं चल सका। जी बिल्कुल, देखिए ये जो खासकर फुटबॉल की खूबसूरती है वो है भी फैंस की वजह से, और फैंस जो हैं वो और हर एक यही तवक्को कर रहे हैं कि हम ही फाइनल में जाएंगे। और खासकर आपको पता है अर्जेंटीना के बहुत ही क्रेजी फैंस हैं, वो तो किसी भी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। जब भी मैं अगर कोई टेक्स्ट डालता हूं तो उस पर वो भी यही कहेंगे कि नहीं हम सबसे अच्छे हैं, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी टीम जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेसी की वजह से वो जीत रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैच होगा फैंस के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सादुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि कैसा मैच होता है आज जो दूसरा सेमीफाइनल है, और कौन फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है ये तो कल पता चलेगा। हम आपसे कल शेयर करेंगे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद है कि इंसान देखकर हैरत में गुम हो जाता है, जैसे कि अभी हम हुए हैं। आपको मिलवाते हैं ऐसे आर्टिस्ट से जो घरों की खिड़कियों में इस्तेमाल होने वाली जो जाली होती है, जिसे आमतौर पर हिफाजती जाली समझा जाता है, उसकी मदद से ऐसा आर्ट वर्क करते हैं कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं है। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, उनका आर्ट वर्क आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसो स्टूडियो में मौजूद पाकिस्तान के वाहिद वायर मैश आर्टिस्ट होने का एजाज़ रखने वाले साजिद अमीरी की धात की बारीक
तारों से तराशे हुए हर शाहकार में घंटों की मेहनत, गैर मामूली महारत और तख्लीकी सोच शामिल होती है। धाती जाली से तस्वीर बनाने से कबल एक कागज़ पर एक खाका बनाया जाता है, एक स्केच बनाया जाता है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ साइज़ की जो जालियाँ हैं उसकी लेयर्स बनाई जाती हैं। हर लेयर पर कई घंटे तक काम किया जाता है और फिर 10 से 15 दिनों में एक शाहकार जो है वो तख्लीक होता है। धाती जाली से बनाए गए ये जो फन पारे हैं बड़े बड़े होटल्स, घरों और गैलरीज में सजाए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर शाहकार बैरून मुल्क भेजे जाते हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे इस बाकमाल आर्टिस्ट से जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साजिद अमीरी। अस्सलाम वालेकुम साजिद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। साजिद, बिल्कुल जानना चाहेंगे, जाली को तो अमूमन भी छेड़ें और अगर उसमें कोई बल हो तो आपका हाथ ज़ख्मी हो जाता है। इन फन पारों को तश्कील देते हुए आप किस तरह से अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हैं? शुरू में चूँकि इस चीज़ से इतनी आशनाई नहीं होती तो बहुत ज़्यादा हाथों पे लगते थे और एज एन आर्टिस्ट हम कोई ग्लव्स भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप एक को किसी चीज़ को आप अपने हाथों से जो महसूस करते हैं वो ग्लव से आप उस तरह से महसूस नहीं कर पाते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर किसी चीज़ की ना एक लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से एक जाली की भी अपनी लैंग्वेज है। अब कहीं ना कहीं मैं उस लैंग्वेज को समझ चुका हूँ तो अब वो इतना ज़्यादा नहीं काटते। राइट, चलें ये सफ़र शुरू कब से हुआ इसकी बात करते हैं। मैं बड़े क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि कब आपको आइडिया आया कि आप ये ऐसा आर्ट वर्क भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान में एक वाहिद आप ये काम कर रहे हैं, तो ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? ये आइडिया अचानक से बिल्कुल नहीं आया। मैंने NCA से ग्रेजुएशन किया है पेंटिंग में, तो मेरा मेजर पेंटिंग था। तो वो एक शुरू से ही था कि लाइक एक दफ़ा आप पहले आप ड्राइंग सीखते हो, फिर आप पेंटिंग, फिर जब आपको पेंटिंग आती है तो आप सोचते हो कि अब इसके अंदर कुछ नया क्या करें, क्योंकि पेंटिंग तो सब कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें एक काम ये भी था कि टूथपिक से कुछ चीज़ें हम तश्कील देते थे, उसको मुख्तलिफ़ कलर करके। तो वो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए, लेकिन इसमें से ये एक जाली भी कहीं ना कहीं मौजूद था। तो जाली टूथपिक का काम इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री उस तरह से नहीं था, लेकिन जाली कहीं ना कहीं मुझे मुयस्सर था। तो इसके ऊपर जो शुरू का अगर मैं काम अगर आपको बताऊँ तो वो काफ़ी रॉ था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें महसूस हुआ कि ये इसके ऊपर और भी ये इवॉल्व हो सकता है और भी ज़्यादा। तो ये एक ड्यू द टाइम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे और फिर ये कहीं ना कहीं इस मकाम तक। अच्छा, तो ये बताएं कोई इंस्पिरेशन कहीं से आपने, क्योंकि आप जानते ही हैं जब आपका तालीमी इदारा है, जहाँ जो पढ़े हैं वहाँ से वो अक्सर ये कहते हैं कि आप आर्ट को जन्म दे ही नहीं सकते जब तक कोई इंस्पिरेशन आपकी मौजूद ना हो। किसी को देख कर मुतासिर होकर अपने ऊपर तारी करके फिर आप जो है कोई इंस्पिरेशन आपकी। बेसिकली जो इसका जो इंस्पिरेशन जो था वो चारकोल से ही, जिस तरह से एक ग्रेफाइट पेंसिल है या चारकोल पेंसिल है, उसमें आप एक मोनोटोन से पूरी एक शक्ल बना लेते हैं। उसके अंदर तो कोई और तो कलर नहीं है, आप एक पेंसिल से पूरा बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कहीं देखा कुछ जालियाँ पड़ी हुई है और उसके ऊपर दूसरी जाली पड़ी हुई, तो वो मैंने उसकी लाइट और शेड कहीं ना कहीं मैंने उसमें महसूस किया। तो मुझे एक अचानक से एक आइडिया है कि क्यों ना इस लाइट और शेड को प्रॉपर जिस तरीके से हम चारकोल के साथ कोई चीज़ बनाते हैं उस तरीके से तश्कील दी जाए। तो बस इस तरीके बस एक छोटा सा एक आइडिया था जिसको बस करते करते ये यहाँ तक पहुँचे। ज़बरदस्त। अच्छा, चलें अभी हमें ये बताएं कि प्रोसीजर क्या होता है। पहले आइडिया आता है आपके दिमाग में और फिर उसके बाद आप उसका स्केच बनाते हैं, किस तरीके से आप फाइनल जो आपका जो भी आर्ट वर्क है उस तक पहुँचते हैं, और दूसरा ये कि कितना टाइम टेकिंग है ये। जिस तरह से हम बात करें कि हर जाली की एक लेयर पर काम होता है, तो हर लेयर पर काम करना और फाइनल तक पहुँचना कितना टाइम टेकिंग है? इसमें सबसे पहले तो हम अगर हमारे पास कोई भी पोर्ट्रेट या कोई भी रेफरेंस हमें चाहते हैं तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहाँ लाइट ज़्यादा डालनी है, कहाँ डार्क करना है। तो उसको हम पूरा ड्राइंग से पहले सारी चीज़ें अलग करते हैं, यानी एक रूट मैप बनाते हैं। फिर उसके बाद यूँ समझ लें कि जहाँ सबसे ज़्यादा डार्क होगा वहाँ सबसे ज़्यादा जालियाँ लगेगी, जहाँ लाइट होगा। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। और इसकी जो हर लेयर है, एक आर्ट वर्क के ऊपर कम से कम 15 से 20 लेयर लगती है।
तो उस हर लेयर को आप उसी जाली की जो तारों को निकाल के उसको प्रॉपर स्टिच करते हैं एक एक चीज़ को, और फिर उसको कटिंग करना, उसको ये स्टिच कैसा काम करना। है? क्योंकि इसमें हल्का सा भी कुछ लग जाता है कट तो वो वायर वहाँ से निकलनी शुरू हो जाती मैं है। यही पूछने वाला ये था कैसे कि मैनेज होता है? अमूमन ये होता है आर्टिस्ट कि अगर कोई गलती करते हैं या तो वो अपनी पेंटिंग का रुख बदल देते हैं, उसमें कोई चीज़ जो है रिकवरी का जो है बहुत कम मार्जिन होता है, इसमें तो शीट ही बदलने की ज़रूरत होगी, वो किस तरह से कर पाता है? असल में शुरू में जो था, मुझे याद है कि जब मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने कम से कम कोई 9 से 10 आर्ट वर्क ऐसे थे जो कि मुझे लगा कि हर काम दूसरे काम से बेहतर हो रहा था, लेकिन ये एज अ डिस्प्ले के लायक नहीं था। तो हर चीज़ से आप सीखते हो, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, तो वो फिर अगली दफ़ा वो गलतियाँ वहाँ नहीं करते जहाँ जो पहले हमने की हुई है। तो अब इतनी गलतियाँ नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़, क्योंकि एक चीज़ शुरू से आप करते रहते हो और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपको लाइक हिफ्स हो जाता है उस चीज़ तो से। साजिद, अभी तक जो फन पारे आप बना रहे हैं, आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स भी आते होंगे, आप बना रहे होते हैं, तो जो आपकी क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट तो एक अलग चीज़ होती है, एक जो आपने मेहनत उसके ऊपर की होती है, क्या आपको उसका पे बैक मिलता है उस तरीके से? और आपको ऑर्डर्स ज़्यादातर आते कहाँ से हैं? ये जो काम जो था वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक तो इसकी पजीराई मिली, और पाकिस्तान में जो है मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर शो वगैरह किया गैलरी में, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिएक्शन था लोगों का, लोगों ने बिल्कुल एक नई चीज़ देखी। तो बाहर मुल्क अच्छा मिलता है, वहाँ पे जितना हम उनको मांगते हैं वहाँ पे एक बहुत अच्छी एक ऑडियंस है जो भी उनसे, क्योंकि एक नई चीज़ है जो कि उनके लिए भी नया है कहीं ना कहीं, तो वो उसका जो भी हम उनसे मांगते हैं वो उस चीज़ का देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट आपके आर्ट के लिए, और हम ये चाहेंगे कि आपका आर्ट जिस तरह से हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं मज़ीद भी दुनिया तक उसी तरह से फैले। हमारे साथ साजिद मौजूद थे, अपने आर्ट की दास्तान हमारे साथ शेयर कर रहे थे। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। एक बार फिर बात करेंगे अमेरिका ईरान के दरमियान जो कशीदगी जारी है उसकी, और उसकी वजह से जो ट्रिकल डाउन हो रहा है इस सिलसिले, आलमी मंडियाँ जो मुतासर हो रही है, ख़ाम तेल की कीमतें जो फ्लक्चुएट कर रही हैं और एक माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं, उसकी बात करते हैं। आबना हॉर्मज़ में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त भी नुमाया तौर पर कम हो गई है। माहिरीन ये कहते हैं कि अगरचे गुज़श्ता माह अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तेल की कीमतों में कमी आई थी, ताहम हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों के बाद ब्रेंट ख़ाम तेल की कीमत जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में तकरीबन 17% बढ़ चुकी है। मार्केट तज्जियाकारों के मुताबिक इस सूरत हाल ने आलमी तेल की मंडी में गैर यकीन की कैफियत पैदा कर दी है, और माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर कशीदगी बरकरार रही और तेल की सप्लाई मुतासर हुई तो खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल तक भी पहुँच सकती है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू इस बात का भी कि जब भी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप हमारे साथ मौजूद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है आप इसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्टिंग हैं या एनर्जी इंपोर्टिंग है, एंड पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ देम, वो ऑब्वियसली बड़ी क्विकली हर्ट हो जाती हैं इन टर्म्स के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि हमें जो खर्च करना पड़ता है ये तेल खरीदने के लिए, और जब प्राइस पास थ्रू होता है जैसे आपने देखा तो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान की CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी, और जो एक 51 अशिया खुर्दोनोश का इंडेक्स है जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कहते हैं, वो दोनों बढ़ जाते हैं। एक 11% पे चला गया, एक 13-14 पे चला गया। सो एक तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। जहाँ तक देखें दुनिया का ताल्लुक है, एक डी एस्केलेशन की फिजा जब बनी तो आपने देखा कि वेरी क्विकली फ्रॉम $115-20 का जो तेल था जो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पे नजर आता है, न्यूयॉर्क पे ट्रेड हो रहा होता है, इस वक्त तकरीबन 80 का है WTI, और ब्रेंट जो है वो $85 का है। ये 120 पे चला गया था, ये रिट्रीव कर गए थे दोनों नियर $70। सो आपने देखा कि एक जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी जब भी क्रिएट होती है ये इस तरह की चीज होती है। ये दुनिया में इसने पता है क्या किया, जो इस वक्त दुनिया की ग्लोबल ग्रोथ थी वो इस वॉर से पहले 3.2% सोची जा रही थी, अब वो 3% सोची जा रही है। इन्फ्लेशन दुनिया की 4.7% पे सोची जा रही है। सो इंटरेस्ट रेट्स दुनिया के रिमेन हायर फॉर लॉन्गर का एक सिनारियो बिल्ड हुआ है।
आई होप कि इस वक्त जो कशीदगी बढ़ी हुई है वी कैन गेट टू अ तस्फिया, बट लग ऐसे रहा है कि जो वॉर्स है ना वो लंबी होती चली जा रही है। चाहे हम यूक्रेन रशिया को देखें, ये करंट कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट का देखें, और इसने एनगल्फ कर लिया है उस रीजन को। बट जो दूसरी बात है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पाकिस्तान उसको सरफेस को भी टेस्ट नहीं कर रहा, वो ये है कि दुनिया की मार्केट्स बड़ी अच्छा बिहेव कर रही हैं, दुनिया की मार्केट्स रिजिलियंट हैं। व्हाई इज दैट हैपनिंग? दुनिया का कंज्यूमर भी रिजिलियंट है। व्हाई इज दैट हैपनिंग? एक वेल्थ इफेक्ट आ रहा है जो कि एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर पाकिस्तान इसकी सरफेस को भी टेस्ट नहीं करेगा, और ये जो सारा डिजिटल का रेवोल्यूशन है जिसको आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, तो पाकिस्तान तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा। और जो गैप है ना इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि वो ममालिक कहाँ चले जाएंगे, और इनमें ये नहीं है कि हम सिर्फ उन ममालिक का ही सोचें जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। आप अगर ऐसे ममालिक का सोचें जिनसे पाकिस्तान का मुआवजा किया जा सकता है, तो मैं अगले दिन डेटा देख रहा था, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया, इन सब की ग्रोथ जो है वो तो IMF ने अपग्रेड कर दिया है। क्यों अपग्रेड कर दिया है? बिकॉज ये टॉप नेट एक्सपोर्टर हैं ऑफ, जिसे कहते हैं ना, AI रिलेटेड हार्डवेयर। सो हमें अब अपने आप को आई नो कि सारी डिस्कशन होती है 10 रुपए बढ़ गई, 15 रुपए कम हो गई, बट ये बड़ी, जैसे लेकिन डॉक्टर साहब ये AI का आपने जिक्र किया है, AI के हवाले से बहुत सारी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आने लगे हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज में काम करने वाले लोग $72,000 के AI जो हैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके कोई एक ऐसा छोटा सा जो है वो कंप्लीशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, जो कि अगर ह्यूमन रिसोर्स से करवाया जाता तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता, और कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता, जो 20-25 हज़ार में हो सकता था। देखिए, ये जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है ना, वो आना ही प्रोडक्टिविटी का थ्रू AI, या जिसको आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, वहां से है। अब ये बात दुरुस्त हो सकती है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि इस वक्त अगर हमने AI यूज करना है पाकिस्तानियों ने, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसकी बहुत सा हमें काम करना पड़ेगा, तो आप तकरीबन $20 समझें। $20 को जब आप मल्टीप्लाई करें 360 से, तो 12 महीनों से, तो ये तकरीबन $240 बन जाएगा। अब हमें ये सोचना है कि क्या 70-75 हज़ार एक एवरेज पाकिस्तानी खर्च कर सकता है टू गेट इनटू द AI? प्रोबेबली नॉट। मैं सिर्फ इसलिए डायरेक्टली पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, इसीलिए बहुत सा काम होने वाला है कि हम लोकली इसको कैसे हैंडल करेंगे। ये बात मैंने इसलिए की है कि जो सारी कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान की है, अच्छा पेट्रोलियम पे चली गई है, ये ठीक बात है, महंगाई हो रही है, नहीं हो रही है, उस पर भी थोड़ा सा मैं एक अगर व्यू दे दूं, अगर हम आज एक ओवरऑल ब्रॉडर व्यू लें चीज़ों का, तो वो ये कि जब तक आप पेट्रोलियम सेक्टर को ठीक नहीं ना करेंगे, तो हम इसी में घूमते रहेंगे कि 4 पैसे महंगा हो गया, 4 पैसे सस्ता हो गया, और सारी जो जिंदगी है वो इसी में काट देंगे। जिसका क्या मतलब है? देखिए ना हमने अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड किया है, ना हमने फ्यूल की मार्केट को डीरेगुलेट किया है, ना ही हमने एक्सप्लोर किया है या एक्सपैंड किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को पाकिस्तान में, ना ही हमने फास्ट ट्रैक किया है उन इजाज़तों को जिससे ये काम सारा किया जा सकता। SNGPL, SSGC एक ऐसी कंपनीज हैं जिनका हमने ओपन नहीं किया एक्सेस, जिसे कहते हैं अनबंडल करके, हमने ना ही लिबरलाइज किया है LNG और पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को। सो कहने का मकसद ये है कि हमने ना ही क्रिएट किया है पेट्रोलियम सेक्टर की मार्केट को जहां पे एक कंपेटिटिव बिहेवियर हो। अगर हम हर चीज में जिसे डीपर रिफॉर्म कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे तो दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और यही चीज़ है जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया, अगर ये रिफॉर्म्स नहीं लाई जाएंगी तो फिर यही होगा ना, फिर आवाम इसी तरीके के शिकवे करती रहेगी कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो वो रिलीफ यहाँ तक तो बर वक्त नहीं पहुँचता, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं फौरी तौर पर वो बर्डन ज़रूर ट्रांसफ़र हो जाता है। 7 से 8 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में हर साल करीबन। तो अगर ये वाली रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती तो आगे चल के आपको लगता है मजीद सिचुएशन वर्स हो सकती है? देखिए ना, अगर आप इंडिजनाइजेशन पे नहीं जाएंगे और 14 से 18 अरब डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट ही करेंगे तो फिर ये बात नहीं बनेगी। अगर आप अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब मैं ये बार बार समझाता हूँ कि पाकिस्तान की एक रिफाइनरी है पार्को, वो जिसे कहते हैं ना लाइट कन्वर्जन करती है, बाकी सारी एक हाइड्रोस्किमिंग पुरानी टेक्नोलॉजी पे है। आपने कहा हम रशियन क्रूड लाएंगे, रशियन क्रूड सस्ता होता, आप उस क्रूड को रिफाइन करते, पेट्रोल सस्ता होता, आप कर ही नहीं सकते बिकॉज आपने रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया।
जिस पेस पे काम होने वाला है ना, अगर पाकिस्तान के हर सेक्टर में उस पेस पे काम हो, मैम ऑनेस्टली बिलीव करें कि मतलब ये स्ट्रक्चरली पाकिस्तान को 5 साल में हम तब्दील कर सकते हैं। अब कर नहीं पा रहे तो इसी डिस्कशन में रहते हैं कि 15 रुपए महंगा हो गया। अब पेट्रोलियम लेवी है, चले मैं इसका भी जिक्र, पिछले साल 1428 अरब रुपए का टारगेट रखा था बजट में, 1500 अरब के करीब कलेक्ट हुई। अब इस साल आप उसको कह रहे हैं हम 1770 करेंगे। ये एक इनडायरेक्ट अनफेयर टैक्स है जो कि हम इसलिए लेते हैं बिकॉज ब्रॉडर टैक्सेशन नहीं कर पाते। ये अगर 18% के लिहाज से आज भी करें तो ये 40 रुपए बनता है, आपने 80 रुपए पेट्रोल पे लगाया। यार वी हैव टू स्ट्रक्चरली करेक्ट दीज थिंग्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैनेजमेंट का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं अगर आकर पाकिस्तानियों को ये कहूं कि किसी तरह हम कीमत कम कर लेंगे, अभी तो कीमत मार्केट में बढ़ गई है, नेक्स्ट प्राइस जो है आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी मार्केट में, पाकिस्तान में भी। एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस और जिसे कहते हैं ना मालियाती डिसिप्लिन, ये प्राइस मैनेजमेंट से नहीं आएगा, ये ऑन द एजेस चेंजेस से नहीं आएगा। ये जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है ना चीजों के, चाहे वो हमारा पूरा निजाम हो पेट्रोलियम सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर का, इनको तब्दील करने से आएगा। तो डॉक्टर साहब इसको तब्दील किया कैसे जाए और इसमें टाइम कितना लगेगा? जिस तरह आपने कहा कि ये जंग, अब पहले तो अवाम जंगबंदी की दुआएं कर रही थी ताकि ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे, लेकिन अब तो आपने कहा कि ये जंग तवील होती हुई दिखाई दे रही है, ये भी और जो दूसरी जंग चल रही है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बंद है और अगर ये बंद ही रखी जाती है तो आगे कोई नया जो तवानाई का जो बहरान पैदा हो सकता है, उससे निपटने के लिए फौरी तौर पर आपको क्या लगता है कौन कौन से मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के एंड पे? देखिए, एक तो ये बात है कि जो लॉन्गर टर्म पॉलिसी वर्क है ना, उसको अहमियत देनी चाहिए, ना कि शॉर्टर टर्म जो इंटरवेंशंस हैं उस पर सारा वक्त लगाया जाए। ये मैं बार बार सब अथॉरिटीज को कहता हूँ जिनके साथ भी काम करता हूँ कि आप 5 साल में ये बताएं कि किस तरह, और ये भी मैं लॉन्गर टर्म को मैं 20 साल नहीं डिफाइन कर रहा, आप विद इन एक जो इलेक्टोरल साइकिल है, हर मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ, उसमें डिफाइन करें कि आज आपका एक सेक्टर है पेट्रोलियम, वो कहाँ खड़ा हुआ है और उसका जो मार्केट आर्किटेक्चर तब्दील करना है, तो वो 5 साल में विद टाइमलाइंस। आप मुझे बता दें कि कभी आपकी अथॉरिटीज ने आपको ये पर्चा दिया हो कि आप कि कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट, वेल रेगुलेटेड मार्केट आर्किटेक्चर, ऑयल, गैस, एलपीजी, एलएनजी, रिफाइनिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और रिटेल सप्लाई, ये एक पर्चा होना चाहिए और उसमें 5 साल का एक मंसूबा होना चाहिए। 5 साल बाद आप लोकल ज़राए पे डिपेंड कर रहे होंगे, क्रूड को रिफाइन करने की कैपेसिटी रखते होंगे, कंपेटिटिव मार्केट होगी। जिस तरह आप देखते हैं ना मोबाइल में कीमतें नीचे चली गई हैं, डेटा अवेलेबल हो गया है, इस तरह आप एक्सेस कर रहे होंगे। अब आपका दूसरा सवाल बड़ा अच्छा है कि शॉर्ट टर्म में क्या करें, फिर मैं ये कहूंगा कि करें किस तरह। देखिए, शॉर्ट टर्म में एक बात तो है, मेरे ख्याल में IMF से डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो हमने पेट्रोलियम लेवी का हदफ 17.7 ट्रिलियन 1770 अरब रुपए रखा हुआ है, ये क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसको कैसे हमने हैंडल करना है। मुझे एग्जैक्टली देख लेंगे, आई थिंक ये 1670 अरब, शायद सॉरी 1670 अरब जो हमने रखा हुआ है, ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और इसको हमने कैसे हैंडल करना है, ये हमें जरूर, ये जो डिस्कशन है ये IMF के साथ कर लेनी चाहिए। दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दूसरी बात ये है कि जो मैम आपने सवाल पूछा है ना कि आखिर हम ये सब कुछ करेंगे कैसे। देखिए ना, एक ही तरीका है, दुनिया में लोगों ने जब भी ये काम किया है तो ये काम कैसे किया है, इसको करने का तो एक ही तरीका है, और वो तरीका बड़ा सादा है कि आपको जब तक प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे उनकी सेक्टर्स में, चाहे वो आप पेट्रोलियम की बात करें, आप किसी की भी बात करें, जो अब मतलब आपको गुड इंजीनियर्स भी चाहिए, रेगुलेटरी एक्सपीरियंस वाले लोग भी चाहिए, लीगल भी चाहिए, इंडस्ट्री माइंड्स चाहिए, जो बेस्ट ये वो पर्चा लिख सकें जिसका मैं जिक्र करता हूं। जब तक आप प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे इन एरियाज को जो कि हैं ही बड़े टेक्निकल, तो आप फिर 5 साल बाद में कहीं भी दुनिया में हूं, मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा और उस इंटरव्यू को इस इंटरव्यू से मैच कर लीजिएगा। आई विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, आप दोनों की गुफ्तगू के दौरान मैं ये सोच रहा था कि आपने रेजिलिएंट कंज्यूमर की बात की है कि कंज्यूमर बड़ा रेजिलिएंट हो गया, मार्केट बहुत रेजिलिएंट हो गई, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्स तब्दील करने की बात की है। लेकिन आपको याद होगा कि ये जंग शुरू होने से पहले ज़खायर की बात हो रही थी कि UAE के पास जो तेल के ज़खायर हैं उनमें कमी होना शुरू हो गई, तो वो अपनी मईशत को
रीमॉडल कर रहे थे और अपनी मईशत को कुछ दीगर चीज़ों पर रिलाय करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मईशत उसी तरह से चलती रही जिस तरह इस वक्त चल रही है। आपको लगता है कि ये भी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो बनी हुई है मशरक़ वस्ता में, वो भी एक वजह है? देखिए, दुनिया की जो मईशतें हैं ना, इसमें दो चीज़ चल रही हैं। एक तो चल रही है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ये इफेक्ट कर रहा है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं। दुनिया ने मूव भी बहुत क्विकली किया है इनटू वेदर इट्स सोलर, पाकिस्तान ने भी किया है इनटू अदर इंडिजिनस रिसोर्सेज यूजिंग एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी पे। अमेरिका ने एक कंसिस्टेंट पॉलिसी, अगर आप देखें ना, हम कहते हैं कि अक्रॉस गवर्नमेंट्स कंसिस्टेंट पॉलिसी रहनी चाहिए। एक कंसिस्टेंट पॉलिसी उनकी रही है कि ऑयल डिपेंडेंस से निकलना है, और उन्होंने चाहे वो शेल गैस हो, अपने ऑयल रिजर्व्स हो, वो बनाए हैं। सो यू हैव टू थिंक हाउ कंट्रीज हैव एक्टेड। कंज्यूमर रेजिलिएंट इसलिए है कि एक वेल्थ इफेक्ट तो जरूर आया है। एआई एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी जंप दे रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, कोई भी चीज़ हो। मतलब आप आज से पहले सोच सकते थे कि ऐसे फूड डिलीवरी हुआ करेगी आपके घर में कि आप नेट पे बैठ के ये किया करेंगे। आप सोच सकते थे मुझे प्रेजेंटेशन बनानी हो, मैं भी एक AI पे ही, डिजिटल पे ही प्रेजेंटेशन देने जा रहा था। आई पुट ऑल माई थॉट्स टुगेदर, आई यूज्ड अ engine, and in 10 minutes I had a presentation. This would have taken me hours to prepare that presentation. Look कि मेरी productivity का जो जिसे कहते हैं तखमीना है, वो कितना बढ़ गया है, because I'm able to do this so much more quickly. इसी को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे अप्लाई करेंगे तो जस्ट थिंक कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी, जिन मुल्कों ने इसको अडाप्ट कर लिया है, हम तो शायद बहुत पीछे हैं, हमारा नंबर शायद 130 है इन अडेप्टेबिलिटी आउट ऑफ 167 कंट्रीज में डेटा ही देख रहा था। आपको जितनी क्विकली इसको अडेप्ट करना है, उतनी क्विकली ही आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि उन मुल्कों में अब बहुत गैप रह जाएगा जो इसको नहीं करेंगे फोर्थ रेवोल्यूशन को, और जो मुल्क कर लेंगे। कंज्यूमर इसलिए रेजिलिएंट है, जो दुनिया का कंज्यूमर है इसलिए रेजिलिएंट है कि एक प्रोडक्टिविटी का गेन इस सेंस में बहुत बड़ा दुनिया में आ रहा है, एंड शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स भी हो रहा है दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली जो ममालिक इतनी क्विकली अपने रिफॉर्म को और उसकी डेप्थ को आगे लेकर नहीं चलेंगे, वो फिर पीछे ज्यादा रह जाएंगे कंपेयर टू द प्रीवियस रेवोल्यूशंस। ये भी याद रखिए कि अडेप्टेबिलिटी ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज मच क्विकर, बिकॉज टाइम पीरियड्स जहां 5 साल लगते थे अडेप्टेबिलिटी में, अब सालों लगते हैं उन अडेप्टेबिलिटी में। दैट टाइम पीरियड हैज श्रंक, द वर्ल्ड हैज मूव्ड क्वाइट क्विकली। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब ये सब काम, मैं मैम का फिर जवाब देता हूँ, पाकिस्तान कैन बी इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस, बट टिल यू गेट वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, पाकिस्तान इज एन HR क्राइसिस। जब तक आप HR के क्राइसिस को हल नहीं करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, आप पाकिस्तान की वो प्रॉस्पेरिटी जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है उसको डिजर्व करता है, वो नहीं कर पाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमी पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सवात अजायब घर, पत्थर का ज़माना, गंधारा तहजीब और सवात की खूबसूरत गैलरियाँ, देखिए सेगमेंट सफर शर्क में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्क। मेरे साथ नवाजुद्दीन साहब बैठे हैं जो क्यूरेटर हैं सवात म्यूज़ियम के, और सवात म्यूज़ियम जो है वो बहुत अहम म्यूज़ियम है, बहुत अहम अजायब घर है जहाँ तक गंधारा तहज़ीब की बात है और जहाँ तक आर्कियोलॉजी की ओवरऑल बात है, क्योंकि इसमें तो गैलरी स्टोन एज से लेके गंधारा तहज़ीब से लेके और फिर सवात का कल्चर और सवात की जो तहज़ीब उस तक ये फैला हुआ है और बहुत ही कमाल काम है, ख़ूबसूरत काम है। जब भी आए तो सवात म्यूज़ियम का ज़रूर विज़िट कीजिए। हमने जो स्टोन एज की जो गैलरी है उस पर बड़ी तफसीली बात की है और गंधारा तहज़ीब पर भी हमारी बहुत ही तफसीली बात हो चुकी है। एक और गैलरी जो है वो बहुत अहम है और वो है सवात की। सर, सवात की गैलरी के बारे में बताइए कुछ। सवात गैलरी जी, इस वक्त उसमें जो आपको मेजर कलेक्शन मिलेगी उसमें आपको वुड वर्क आपको ज़्यादा मिलेगा,
स्वात आज भी स्वात अपनी वुड वर्क के लिए इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं या पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं स्वात का एक नाम है स्वात के, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी भी बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छी वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि चूँकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कारीगर थे मुजस्मा बनाने और इन चीज़ों में, मतलब बहुत एक वो था कारीगर आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे कारीगर थे। तो वो अब चूँकि जब इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया 10वीं सदी 11वीं सदी ईस्वी में, जब महमूद अफगाज़ना ने इस इलाके को इन्वेट किया, मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ मुल्तान तक आया था, वो चला गया वापस, ठीक है ना। तो इस्लाम इस एरिया में बहुत लेट जाके 11वीं सदी में आप कह सकते हैं या 10वीं सदी 11वीं सदी में इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे इस्लाम। मतलब महमूद अफगाज़ना ने इस इलाके को इन्वेट किया तो यहाँ पे मुसलमानों की वो हुई। तो उसके बाद चूँकि एक मुजस्मे तराशी को पर एक तरह से वो थी कि चूँकि ये तो इस्लाम में वो इसकी ममानियत है, तो लोगों का जो वो था वो डाइवर्ट हो गया वुड आर्ट की तरफ, या आप कह सकते हैं स्कल्पचर मेकिंग से वो वुड आर्ट की तरफ राग़िब हुए। और उन्होंने ज़्यादातर आपको बिल्डिंग्स वगैरह में डेकोरेशन मिलेंगी आपको वुड में ही बनी हुई, चूँकि वुड वर्क की आप देखें बड़े बड़े पिलर उन्होंने तराशी में, मस्जिदों में जाएँ, हमारे मतलब पुराने हुजरों में जाएँ स्वात के, आपको वहाँ पे आपको बड़े बड़े वो अभी भी जो बड़े बड़े उनके जो पिलर ही कह लें या छतों में आप जो काम देख लें, तो वो आपको वुड वर्क आपको कहीं फर्नीचर में आप देख लें तो आपको वो काम कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो वो जो उनकी वो थी डायरेक्शन थी सिर्फ चेंज होगी पत्थर से वुड की तरफ। जब हम गंदारा तहज़ीब की गैलरी में थे तो वहाँ पे पुराना जो इमारतों के हवाले से या पुराना डिज़ाइन कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ मैंने आपसे वो पूछा भी था, तो वो मुकम्मल तौर पे रिफ़्लेक्ट होता है आज की इमारतों में, आज के डिज़ाइन में, आपका आज की वो जो मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं और स्पेशली लकड़ी के काम में। तो ये बड़ा कमाल है कि मतलब उसने यानी अगर गंदारा तहज़ीब के उसमें हम गैलरी में हैं, जब हम सवात की तहज़ीब की गैलरी में आते हैं तो अगर हम देखें तो पैटर्न्स, नमूने, बहुत सारे डिज़ाइन, ऐसी चीज़ें उसको हम लिंक कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरती से लिंक होते हैं। एग्जैक्टली जी, कारीगर तो असल में वही लोग थे, फिर उन्होंने ये हुआ कि नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहीं। मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे जो सिखाया मैंने आगे बच्चों को भी वही सिखाया। जिस तरह मतलब फूल बनाना मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया तो मैंने आगे बच्चों को मैंने अपने वही फूल बनाना सिखाया। तो ये चीज़ वो ट्रांसफ़र होती रही नस्ल तो नस्ल। तो आपको बिल्कुल आपको अभी भी काफ़ी जो चीज़ें आपको जो गंदारा आर्ट में आपको मिल रही हैं, जो गंदारा की आपको जो बिल्डिंग्स में या जो चीज़ नक्शो निगार मिलेंगे, वही नक्शो निगार आपको फिर यही आपको वुड वर्क में भी आपके स्वात के वुड वर्क में भी आपको मिलेंगे वो नक्शो निगार। स्वात का जो वुड वर्क है वो तो शायद अभी भी मतलब इंटैक्ट है, अभी भी लोग वर्क करते हैं। लेकिन जो इसी गैलरी में जो पहनावे हैं जो आपने डिस्प्ले कर रखे हैं वो किसी हद तक मेरा ख्याल है शायद अब नहीं रहे। इस तरह है कि ये चीज़ें राइज थी किसी वक्त में यहाँ पे, लेकिन अभी ये आप देखें तो आपको अक्सर ये कुची लोग होते हैं, कुची लोग नहीं होते, ये जो नोमैडिक लोग, तो ये उन लोगों में अभी भी ये कहीं किसी हद तक ये अभी भी उन्होंने रखी हुई है। वो अभी भी इस तरह के कपड़े, कहीं आपको इस तरह की ज्वेलरी आप देख लें तो वो पहने हुए आपको नज़र आएंगे। उन्होंने वो आप ये नोमैडिक्स लोग होते हैं ना जो कि अक्सर ये अफगानिस्तान आते जाते रहते हैं, इस तरह या इधर उधर होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह होते रहते हैं, तो आपको अक्सर उनके औरतों को इस तरह के कपड़े पहने हुए आपको मिलेंगे। बिल्कुल 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 बहुत ही खूबसूरत आपकी वो गैलरी है, इसमें वुड का काम बहुत ही ज़बरदस्त, फिर उसमें जो पहनावे हैं और उसके हवाले से जो वाली सवात के अहद की बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, गन्स हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो सलामत है, बहुत ही ज़बरदस्त। और जब भी सवात म्यूज़ियम आए तो ये जितनी भी गैलरीज़ हैं हर गैलरी की अपनी अहमियत है। आप यूँ समझिए कि आप एक टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और एक गैलरी से दूसरी गैलरी तक हज़ारों साल जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं और फिर आप अगली गैलरी में चले जाते हैं। सो एक बड़ा अच्छा तजुर्बा होता है किसी भी म्यूज़ियम को विज़िट करने का। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि उसके हवाले से जिस तरह हम जाते हैं, कहते हैं कि एक टूरिस्ट जो है जब किसी जगह पर जाते हैं तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि उस जगह के बारे में मुकम्मल पढ़ के जाए। तो किसी म्यूज़ियम जो है वो तो एक चीज़ ही ऐसी है कि उससे पहले अगर आपका मुताला बहुत अच्छा है तो फिर शायद म्यूज़ियम से निकलते हुए आपको बहुत वक्त लगे, उसमें आप कुछ शायद एक जगह से दूसरी जगह, यानी वो पूरी की पूरी कहानियाँ, एक एक बर्तन जो है आपको पूरी पूरी कहानी सुनाता है। सवात म्यूज़ियम जब भी आएँ तो यहाँ पे आएँ और बच्चों को भी लेके आएँ और उनको थोड़ा सा पहले खुद भी पढ़ लें, बच्चों को भी पढ़ाएँ और उसके बाद इस म्यूज़ियम का विज़िट करें तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये कितना कीमती और कितना अहम म्यूज़ियम है। नवाजुद्दीन साहब के साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है और एक अहम सवाल मैंने इनसे पूछना है, लेकिन अगले सेगमेंट में। देखते रहिए सफ़र है शर्त।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और मौके की मुनासबत से जो मौजू है इस पर बात करते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में जिस तरह से एडवांस्ड हो रही है और हमारी यूथ जितनी एडवांस हो रही है, इस हवाले से दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। और ये दिन हमें क्या याद दिलाता है? ये याद दिलाता है कि नौजवानों की जो असल ताकत है सिर्फ उनके ख्वाब नहीं बल्कि वो महारतें हैं जो उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के, रोज़गार के मौके हासिल करने के लिए और मुआशरे में मस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाती हैं। आज की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। एआई, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, साइबर सिक्योरिटी, कंटेंट क्रिएशन और दीगर जदीद शोबे नौजवानों के लिए नए मौके पैदा कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी स्किल्स सीखना वक्त की अहम ज़रूरत है और जो हमारी यूथ है वो अपने फ्यूचर को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकती है, मजबूत बना सकती है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई मारूफ और काबिल एहतराम शख्सियत, डिजिटल एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने हज़ारों नौजवानों की रहनुमाई की है और डिजिटल दुनिया में अपनी महारत और तजुर्बे की बदौलत एक मुनफरिद पहचान बनाई है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जब ये फ़िक्रा हम बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल पहचान चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब के पसंदीदा इम्तिनान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाल ही में उनकी किताब शाया हुई है, यू वर नॉट सपोज टू वेक अप। ये इसकी कहानी क्या है इस किताब की, ये भी उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तिनान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। हैनान अली, हमेशा की तरह आप लोग एक खूबसूरत शो लेकर आते हैं कि जितने देखने वाले होते हैं ना उनकी सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। रियली हैप्पी टू सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। लाइकवाइज सर, लाइकवाइज। अच्छा इम्तिनान साहब, बताइएगा सबसे पहले तो हमारे नौजवानों की अगर बात करें तो ये अगर आवाज़ ऊंची करने लगते हैं तो इनके जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक करने और उनको रिस्ट्रिक्ट करने की सूरत हाल पैदा हो जाती है। आप भी फेस कर चुके हैं ऐसी सूरत हाल, तो आप बताइएगा कि इसको किस तरह से आपने काबू पाया और कैसे आगे निकले इससे? मुझे ये लगता है अली टू अ ग्रेट एक्सटेंट के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है ओवरऑल एज अ कॉम, हमारा प्रॉब्लम रहा है। अगर हम अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करें, हम वेस्टर्न एजेंडा के साथ कंपेयर करें कि हमें अच्छी कहानी या अपनी कहानी बेचनी नहीं आती है, तो हमें एक तो सबसे पहले उस स्टोरी टेलिंग पे काम करना चाहिए। एंड अलोंग विद दैट जब हम कहानी बेचने पे काम करते हैं ना कि कहानी सुनानी कैसे दुनिया को, हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि एल्गोरिदम ऑन अ डेली बेसिस चेंज होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कितनी बार सीखा है कि कहानी क्या होती है, हुक क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, और ऑन अ रेगुलर बेसिस प्लेटफॉर्म अपने आप को बदलते हैं। उन बदलते हुए प्लेटफॉर्म के साथ जब आप रोज सीखते हैं, फिर आप ये मेक श्योर कर लेते हैं कि प्लेटफॉर्म आपकी आवाज दबाने की कोशिश भी करेगा तो आपको पता है कि किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, कि कहाँ से, वो पंजाबी में कहते हैं ना, नीवे नीवे होके निकल जाते हैं आप, तो वो बचना बहुत जरूरी है ताकि आपका पैगाम जन जी तक, जन अल्फा तक पहुंचता रहे। तो मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ, तो जितने नौजवान आवाज उठाने की कोशिश करते तो बहुत अच्छा काम है, बट उनको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट क्या है, प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म ऑन अ डेली बेसिस बदलेंगे तो आपको अपनी आवाज का असर भी बदलना है, उसको बताने का, उसको बयान करने का स्टाइल भी बदलना है। जो नौजवान ये करते हैं उनके अकाउंट्स बच जाते हैं। इस वक्त इंडिया में बहुत बड़ी एक लहर आई हुई है, इंस्टाग्राम की कितने अकाउंट्स हजारों की तादाद में इंडिया में उड़ा दिए जाते हैं ओवरनाइट। प्रोबेबली इन अ मंथ टाइम आपको वो लहर पाकिस्तान में भी आती हुई नजर आएगी। राइट, आपने बड़ा बखूबी बयान किया कि कैसे बच के निकलना है इस सारी चीज़ से और कैसे अपने कहानी बताने का अंदाज को तब्दील करना है। जिस तरह से हमने जिक्र किया कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है, तो इस पर ज़रा बात करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एडवांसमेंट हो रही है हर चीज़ में, एआई का दौर है, और इस ख़ास तौर पे दौर में कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए कि वो अपने आप को इस तब्दीली के लिए भी तैयार करें और स्किल्स पर फोकस करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही मैटर नहीं करती। अगर आज के दौर में या आने वाले दौर में आपके पास कोई स्किल नहीं है तो भी आप पीछे रह सकते हैं। मुझे ना है ना, आज सुबह किसी दोस्त ने एक तस्वीर भेजी है 8वीं जमात के कंप्यूटर कोर्स का जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, उसकी तस्वीर भेजी है। उसके अंदर ये सिखाया जा रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। ये वो चीज है जो 6 महीने पहले अब दुनिया से रिडंडेंट हो गई है, अब दुनिया को ये स्किल नहीं चाहिए, और 8वीं जमात में हम ये सिखा है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का कैरिकुलम उतना बढ़ नहीं रहा, स्किल्स की डिमांड दुनिया में आ रही है, नौजवान वो नई चीजें सीखना चाहता है, लेकिन जो मिलेनियल्स है ना, जो हमारी जनरेशन है, जो आज यूनिवर्सिटी में फैकल्टी लगी हुई है, जो आज यूनिवर्सिटी में डीन्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, या यूं कह लीजिए कि जितना एजुकेशन सेक्टर को जो दुनिया आज कंट्रोल कर रही है,
वो जनरेशन है मिलेनियल्स की, एंड मैं अक्सर कहता हूँ मुझे मिलेनियल्स से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है, मुझे उम्मीदें हैं जेन जी से। ये सवाल पूछते हैं, ये जवाब मांगते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके सवालों के जवाब मिलेनियल्स के पास नहीं है। ये स्किल्स के ऊपर भी सवाल पूछते हैं, ये एथीज्म के ऊपर सवाल पूछते हैं, ये हर चीज पर सवाल पूछते हैं। हम जाहिल हैं कि हमने उन जवाबों को कभी ढूंढा ही नहीं, इसलिए हमारे पास हल होता है कि उनको चुप करा दिया जाए। आज वही जनरेशन यूथ उठकर स्किल्स के ऊपर सवाल पूछती है कि मैं स्किल्स करूं, डिग्रीज करूं, मैं क्या करूं। इस अमेलगमेशन के बीच में, इस हाइब्रिड पीरियड के बीच में प्रॉब्लम यह है कि उनको डिग्री भी करनी चाहिए, उन्हें स्किल्स भी लेने चाहिए, लेकिन कौन से स्किल्स? एवरी डे देयर इज अ न्यू स्किल इन द मार्केट। हर वक्त मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, तो जो बेसिक्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स के अंदर उनको कंप्यूटर का आइडिया है, उनको स्किल्स का आइडिया है, उनको एआई का आइडिया है। ये वो चीजें हैं जो हमें स्कूल्स के अंदर इनकलकेट कर देनी चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ डिग्री में बुराई कोई नहीं है, बिल्कुल करें। प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कैरिकुलम। हम वो कैरिकुलम बदलें, वो कैरिकुलम जो चीज पैदा कर रहा है, तो उसका नतीजा ये देख लें आप कि आपको तकरीबन हर डिपार्टमेंट में चंद को छोड़कर आपको करप्ट लोग बैठे हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि वो इसी कैरिकुलम की बुनियाद से उठकर आए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का कैरिकुलम है या प्राइवेट स्कूल का कैरिकुलम है। ये कैरिकुलम ही तो आपको सही बच्चा डिलीवर नहीं कर रहा है जो आपको माशरे में चाहिए। तो जब तक इनकी तरबियत नहीं होगी, माशरा सीधा नहीं होगा। इम्तियाज साहब, मैंने भी अभी एक बात सीखी आपसे कि किस तरह से आपकी कामयाबी का राज बल्कि एक सीखा है कि जेन जी को किस तरह से आपने सपोर्ट किया, मिलेनियल को किस तरह से पीछे छोड़ दिया। लेकिन आप यकीन माने कि शायद मिलेनियल की जो रफ्तार थी सीखने की, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जो है वो टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से ये ओवरटेक कर लिया उन्होंने। खैर, अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एसईओ पढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब तो वो जो है रिडंडेंट होना शुरू हो गई है। वो पहले से चीज़ें मौजूद हैं जो आप एआई के इस्तेमाल से कर सकते हैं, लेकिन एआई को लेकर भी अब बहुत सारे सवालात पैदा होना शुरू हो गए हैं। पहला सवाल ये बनता है एआई को लेकर कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं इसको लेकर। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हम ये सीख लेते हैं और दोबारा फिर से हम उसी बंद गली में खड़े होते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? That's a wonderful question. To be honest with you, AI को लेके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेलीफोन को या मोबाइल को लेके आज प्रॉब्लम है कि मोबाइल आपको एंजाइटी पैदा करता है, मोबाइल आपको डिप्रेशन में ले जाता है, मोबाइल का यूज, स्क्रीन का यूज बच्चों के लिए ब्लू लाइट जिसको कहते हैं, ब्लू लाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बट एट द सेम टाइम इन्हीं टूल्स के साथ आपने दुनिया में सर्वाइव करना है। आप उसके पीछे हिडन एजेंडा को जरूर जाने जो कि दुनिया नहीं जानती है। हिडन एजेंडा आपको पता होगा, फिर आपको पता होगा कि कहां तक आपकी सर्वेलेंस की जाएगी, कहां तक आपने इस्तेमाल करना है और कहां तक आपने छोड़ देना है। आप एआई का इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा की जो भी नौकरी करते हैं आप उसको आसान बना सकते हो तो बनाइए, लेकिन तब आप गलत करेंगे कि जब आपको उसके पीछे का एजेंडा नहीं पता होगा तो आप अहादीस से रिलेटेड सवाल, आप कुरान मजीद से रिलेटेड सवाल, आप फिक्र के सवाल अगर एआई से पूछेंगे तो फिर तो गलत ही होगा। क्योंकि कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जहां पर बुद्धा की तालीम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम, सबको उसने कहा ये मोर और लेस एक जैसी ही तो बातें हैं। एआई को नहीं पता और उसने नीचे एक लाइन लिख देनी है, एआई गलती कर सकता है। आपने उसको सहीफा मान लिया, आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। कितनी बार अल्कोहल के हवाले से सवाल पूछा गया तो एआई ने बोला कि मॉडरेट कंजम्पशन पार्टीज के अंदर ठीक ही रहती है। कि कहां से आया? आप, ये तो आपकी गलती है, मेरी गलती जो हम ये सवाल उससे पूछ रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इज्तिहाद की रिप्लेसमेंट एआई नहीं है, वो किसी मुफ्ती नहीं देनी है आपको, किसी स्कूल ऑफ थॉट नहीं देनी है। जब ये चीजें हमें पता होंगी तो फिर आप रोजमर्रा के कामों को कि मेरा एक्सेल ठीक कर दो, मेरे पावर पॉइंट के अंदर ये चीजें डाल दो, मुझे 2 बातों का एनालिसिस करके दे दो, इतनी हद तक एआई का इस्तेमाल सही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मिलेनियल्स उसका जवाब नहीं देते, जेन जी टोटली डिपेंड कर जाती है एआई पे। फिर जब उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो मिलेनियल्स का जवाब होता है मैंने तो तुम्हें मना किया था, ये होता ही गलत है। मिलेनियल्स का प्रॉब्लम पता है क्या? मैं अक्सर गवर्नमेंट के बारे में कहता हूँ कि सरकार कोई भी हो दुनिया की, उसके पास एक ही फॉर्मूला होता है, अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उस पर टैक्स लगा दो, नहीं चल रही है तो उसे सब्सिडी दे दो। यही हाल मिलेनियल्स का है कि अगर एक चीज चल रही है, आज लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, आज लोग बहुत सी चीजों से पैसे कमा रहे हैं, तो मिलेनियल्स क्या कहेंगे? ये तो गलत है, ये हमारे दौर में नहीं था, हमारे दौर में तो डॉक्टर इंजीनियर बनना होता था, तो ये ठीक ही नहीं है ये फील्ड। ये देखना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम खड़ा करेगा क्योंकि मिलेनियल्स को पता ही नहीं है कि नए फील्ड्स आ गए, तो वो हर चलती हुई चीज को का इनकार कर देंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। इम्तिनान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस पर हम उनसे बात कर रहे थे और उनसे बेहतर तरीके से कोई समझा ही नहीं
नहीं सकता था यूथ को, इसीलिए हमने उनको मदऊ किया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर एक अपडेट भी शामिल कर लेते हैं। शिकस्तों का सिलसिला जनाब जारी है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान विमेन अंडर 19 T20 सीरीज़ के पहले मैच में 4 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी के लिए मिलने वाला जो 104 रन का हदफ था वो 16वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो इब्तिदा में दुरुस्त साबित नहीं हुआ और पाकिस्तान को इब्तदाई 2 ओवर्स में 0 स्कोर पर 3 विकेटों से हाथ धोना पड़ा। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ओपनर रोहेल खान जनूबी अफ्रीका की बॉलर मियां की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठी और फिर उसी ओवर में आखिरी गेंद पर अहमद सैयद भी कोई रन बनाए बगैर ही पवेलियन लौट गए। जी हाँ, देखते हैं सीरीज़ का दूसरा मैच जुम्मे को खेला जाना है, क्या पोजीशन रहती है इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम की, खास तौर पर देखते हैं कि क्या होता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।